नाज़रीन, दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हुई है। ईरान और इसराइल के दरमियान इस जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। हक़ाइक़ ये हैं कि दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, जो कि इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुकी हैं, यानी कि आसमान से बातें कर रही हैं। इसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पाकिस्तान में रहने वाले शख्स इन हालात का मुकाबला इस वक्त नहीं कर सकते, उनकी जेब पर मज़ीद एक बोझ बन चुका है। आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान में रहने वाला शख्स इन हालात का मुकाबला किस तरह कर रहा है और उसका असर उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है। आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है। मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। मिलों दूर होने वाली जंग के असरात आप पर और आपके बजट पर किस तरह पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, साहिर लुधियानवी बड़े मशहूर एक शायर रहे हैं। उनकी नज़म के जो हैं वो सतूर है कि टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। तो हमारा ताल्लुक़ किसी धरती से है और जंग कहीं पर भी हो रही है, उसके असरात पूरी दुनिया में होते हैं और पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा जो है इसके ज़ेरे असर है। और हम जहाँ तक बजट की बात करें तो बजट हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है। नफसियाती तौर पर हम बहुत ज़्यादा कशमकश का शिकार हैं। पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से तमाम बजट जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये हमें मुकम्मल तौर पर परेशानी का सामना है इस जंग की वजह से। इसके बहुत गहरे असरात पड़ रहे हैं जी। एक मैं जॉब करता हूँ BZU में, लेकिन उस पे के अंदर पेट्रोल और ये जो सारे मामलात हैं, घरेलू अखराजात, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। और हुकूमत जो है उस पर ज़रा भी उनकी मुलाजमीन के हवाले से जो है ना उनकी कोई ऐसी वो नहीं है एक्टिविटी जिस पे जो है ना बंदा। ये ऐसे समझें कि जंग हमारे पाकिस्तान में भी हो रही है। यहाँ पे महंगाई की जंग हो रही है, वहाँ पे ऐसे समझें बमबारी हो रही है, यहाँ महंगाई की जंग हो रही है। हमारे इतने हालात बुरे हो चुके हैं। देखें, जो 250 रुपये किलो गैस थी अब वो 500 रुपये किलो गैस हुई पड़ी है। यकीन माने कि बस कुछ नहीं कह सकते इस गवर्नमेंट का ना। अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल या डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो आप इन हालात का मुकाबला किस तरह करेंगे? मुकाबला यही इस तरह करेंगे कि अभी अपना कर रहे हैं, उसके बाद कोई नौकरी कर लेंगे, चलो पता होगा कुछ ना कुछ मिलेगा तो सही हमें। देखें, क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है कि समझ नहीं आ रही कि कल को क्या होगा। और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ ऐसा प्लान नहीं किया हुआ। खुदा ना खास्ता कोई आफत या कोई इस तरह का भी आ जाए तो हमें गवर्नमेंट से कोई एज नहीं है। हर वक्त जंग की खबरें सुनकर आप किस किस्म की जहनी परेशानी से गुजर रहे हैं? जी देखिए, ज़हनी हमारी जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब महंगाई बढ़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, घरों में जो है वो चपकलिश होगी, घरों में भाई भाई से लड़ेगा और घरों में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले हैंडल करने के लिए हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर सुकून में रखना है। अपने आप को खुदा से जोड़ें, सबसे पहली बात अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह से दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। हम दुआ ही कर सकते हैं इस सूरत हाल में, हमारे पास दुआ के अलावा और कोई हल नहीं है। और ये सामना पूरी दुनिया में तमाम लोगों को है, आलमी तौर पर ये एक जो है मसला मौजूद है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द जो है वो बेहतर करें और ये जो कशमकश है इसको ख़त्म करें। जी यही पड़ता है कि अल्लाह ही बेहतर करे, बाकी कोई हालात नहीं है पाकिस्तान के जो सूरत हाल है ना उस हिसाब से। इस बेयकीनी की सूरत हाल में आपका अपनी हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि देखें, जो भी मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं या पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, हम भी इस चीज़ को जानते बखूबी, इल्म है हमें भी, लेकिन फिर भी आवाम के लिए जो है ना उनका ये ख्याल करना चाहिए कि इतनी महंगाई के दौर में कि आवाम हमारी कैसे सरवाइव करेगी। तो उनको अशिया खर्च व नोश में कंट्रोल करें, पेट्रोल पे कंट्रोल करें। ठीक है, हम तो ये सुनते हैं कि जी ईरान हमें तेल दे रहा है, वो हमारे लिए तेल बंद नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट भी क्यों ये हमारे पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है जबकि हमें कोई इस तरह का पाबंदी का सामना नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से सबसे पहले मुतालबा ये है कि ये जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो एक परेशानी की सूरत हाल क्रिएट हुई है, तो लोगों को एतमाद मिले। तालीमी इदारों को जिस तरह से बंद किया जा रहा है और जिस तरह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, तो लोग हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
تو حکومت سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو اعتماد میں لے, عوام سے بات کرے, عوامی جو ان کے نمائندے ہیں ان کو لوگوں میں بھیجے. لوگوں میں جو ایک کاؤس کریٹ ہوا ہے, جو پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس کو کسی نہ کسی صورت میں کم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ ہم عالمی طور پر مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن ہم نفسیاتی طور پر جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس کو تو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر سکتے ہیں. حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ غریبوں کو ریلیف دیا جائے. امیر تو امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب اور بھی غریب ہوتا جا رہا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں, ہمارا انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ جو ہمارے خطے میں جنگ چل رہی ہے اس کا امپیکٹ عام پبلک کی جیب پر کیا پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پچھلے حصے میں زیادہ تر عوام کا یہ کہنا تھا کہ حالیہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور ہمارا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو لامحالہ طور پر انفلیشن مزید بڑھے گی, یعنی کہ مہنگائی مزید بڑھے گی. تو عام عوام نے اس کے اندر گزارا کس طرح کرنا ہے؟ اس وقت اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خطے کے معروف اکنامسٹ محمد شعیب صاحب. ان سے ذرا جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں, جس کو ہم امپورٹ بل کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی سمجھیں گے, لیکن عام فہم الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ غریب عوام, جو عوام ہے, ہمارا کامن پرسن ہے, اس نے ان ساری چیزوں میں گزارا کس طرح کرنا ہے, اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم شعیب صاحب. تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دس شو. سر بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. جناب اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم حالیہ مہنگائی فیس کر رہے ہیں, اگر آنے والے دنوں میں مزید یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی ہے تو کیا پاکستان کے پاس اتنا آئل ریزروز ہیں, یا پاکستان اس کو سسٹین کر سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ انفلیشن مزید بڑھے گی, یعنی کہ مہنگائی مزید بڑھے گی؟ آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کی ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف معاشرت اکیلے ہی کام کرتے رہے, اس کے اوپر بہت سارے ادر عوامل بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم جیو پولیٹیکل اکانومی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بتایا جیسے کہ انٹرو میں کہ آپ کے جو ایران اور اسرائیل کی وار ہے اس کا امپیکٹ ہمارے خطے پر کیا آنا ہے اور ہماری عام عوام کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی آپ نے بات کی, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی. پاکستان از اے امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری, ہم زیادہ خام مال منگواتے ہیں اور کم ایکسپورٹ باہر کے ملک میں بیچتے ہیں. اس کے اندر ہماری جو انرجی کرائسس ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا کیونکہ ہم کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں, اور کروڈ آئل کے لیے ہماری امپورٹ زیادہ تر مڈل ایسٹ سے آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کی آئل پرائسز بڑھے گی, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 30% to 40% رائز ہونے کے ہے, تو ہماری جو بجلی ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اور ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر. جیسے آپ کی مینوفیکچرنگ کی کاسٹ بڑھتی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ مارکیٹ کمپیٹیبل ایکسپورٹ پرائسز آفر نہیں کر سکتے. اب آپ نے اسپیسیفکلی جیسے کہ پاکستان میں ملتان کی بات کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ملتان کے اندر جو ہمارے میجر مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کے اندر جیسے ہی آپ کا را مٹیریل وغیرہ کی کاسٹ انکریز ہوگی, آپ کا کروڈ آئل کی پرائسز انکریز ہوگی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ انکریز ہوگی, تو ٹیکسٹائل مل کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سپلائی چین جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے. اور پلس جب ہم مارکیٹ کمپیٹیبل ریٹس آفر نہیں کر سکیں گے تو ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوگی. اس سے ہمارے خطے کے اندر ایک تو انمپلائمنٹ ہونے کا خطرہ ہے, ساتھ ہائپر انفلیشن جس کی آپ نے بات کی وہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. پلس جو مڈل ایسٹ کے آپ کے حالات ہے وہ اگر لمبے عرصے تک اسی طرح چلتے ہیں تو ہماری نیئر اباؤٹ 5 to 6 ملین ورک مین فورس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں فورن ریمیٹنسز آتے ہیں. جب پاکستان میں یہ فورن ریمیٹنسز کم ہونا شروع ہو جائے گی تو جو ہمارا گروتھ کا سائیکل تھا اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمارا ڈیلے آئے. سیکنڈلی ایک جو آپ کا سیف ہیون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کا پیس ہے. تو آپ کے جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے, اگر آپ کے بارڈر کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے تو انٹرنیشنل انویسٹر ایز ویل ایز لوکل انویسٹر کسی ایسی جگہ پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنے کو پریفرنس دے گے جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو, نہ کہ کسی ایسے خطے میں جہاں پر آپ کی جنگ کے خطرات ہو. ٹھیک. اچھا جناب, میں یہاں پر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو اکنامسٹ تھے, بڑے بڑے اکنامسٹ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے پیک سٹیبلٹی اچیو کر لی ہے اور پاکستان نے اب گروتھ کا سائیکل لینا ہے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم یہ ایسے حالات دیکھ رہے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب یہ جو حالیہ سچویشن ہے, پھر اسٹیبلٹی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تھوڑا سا اپنے شرح سود بھی جو کم بھی کیا تھا, جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان اب جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سسٹین کرنا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ہماری اکانومی پہ ایک دباؤ پڑ جائے گا اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہی ہے پیٹرول پرائسز کو, مزید نہیں کر پائے گی؟
बिल्कुल ये मसला है कि अब हम स्टेबिलिटी को एंजॉय करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बीच में फिर जियो पोलिटिकल इकॉनमी हमारे लिए एक आफत बनकर नाजिल होगी। इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट को दो कि इस वक्त गवर्नमेंट की भी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे का सारा सब्सिडाइज कर सके चीज़ों को। अल्टीमेट उनको ये वाला इम्पैक्ट जनरल पब्लिक तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और इसमें एक जो बात कंसिडरेबल है वो ये है कि जनरल पब्लिक की पहले ही इतनी वर्थ नहीं है, इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी इतनी हाई है कि वो 400 रुपये 321 रुपये का पेट्रोल डलवा रही है और उसके अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, तो उस एक्सपेंसेस को किस तरह मरीज फर्दर मीट करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सबसे पहले तो उसको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके हम IPPs को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में जहाँ आपके 7 से 8 महीने तक आपको सूरज की रोशनी मुहैया होती है और आप एक बहुत अच्छे काम ले सकते हैं सूरज की रोशनी से, सोलर एनर्जी की तरफ से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें सोलर एनर्जी को। ये तो वो हो गया ना कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी है। मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाइपर इन्फ्लेशन का जिसका भी अभी आपने जिक्र किया। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि नाज़रीन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं कि एक जगह पर हालात ख़राब हुए तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ गया। तो उसका मुकाबला इस वक्त पाकिस्तानी आम सिटीज़न ने किस तरह करना है? शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक तो जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनकी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करें कि कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ के ऊपर हम मज़ीद एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हमारी एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रही है तो हम उन एरियाज़ के अंदर जाए, उन मंडीज़ के अंदर जाए, मार्केट के अंदर जाए जहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है। इसके साथ साथ हमने अपनी बफर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखना है। जितना हम अपने पास अपना रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे टेक्सटाइल की हम बात करें, हमारे पास अपना रॉ मटेरियल धागे की सूरत में और कपास की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ होना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग रन के अंदर 2, ढाई, 3 महीने तक अपना इंपोर्ट किए बगैर भी गुजारा कर सके। इसके साथ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो एक छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए कम शरह सूद के ऊपर SME, SMEDA, SBP की मदद से सस्ते शराइत के ऊपर फाइनेंसिंग दी जाए। इतनी है पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस इस वक्त के वो कर सकती है? फिजिकल स्पेस बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाएंगे तो तब भी आपके टैक्स रेवेन्यू कट हो जाएगा। जब आपके बिजनेसेस ख़त्म हो गए तो फिर रेवेन्यू कौन देगा गवर्नमेंट को? तो एक आपको करवा घूट भरना ही पड़ेगा, या आप टैक्स के अंदर कमी ले आएंगे क्योंकि आपका रेवेन्यू किल हो जाएगा, या फिर ये कि आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करनी चाहिए, प्राइवेट बैंक्स को पुश करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काइबर को मेंटेन करे, कि वो एक स्मॉल सेक्टर को फैसिलिटेट करे ताकि वो इस मुश्किल बुरान से निकल सके। अच्छा जनाब, एनर्जी क्राइसिस को निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐप लाने का सोच रही है कि शायद राशनिंग की जाए जो हमारे 2 व्हीलर्स हैं और 3 व्हीलर्स हैं, और उनको पेट्रोल जो है वो एक राशन के सूरत में दिया जाए, यानी कि 20 लीटर के दिया जाए या 15 लीटर दिया जाए। अभी उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। आपको लगता है कि ये स्टेप्स ठीक हैं? और इसी के साथ आम आवाम को इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से निपटने के लिए क्या करें? आम आवाम को तो फौरी तौर पे ये चाहिए कि जितने भी गैर ज़रूरी उनकी स्पेंडिंग्स हैं उनको कट करे, होटलिंग कम से कम करे। होटलिंग से मुराद हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक सेक्टर को डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन ये कि जितने एक्सपेंसिव है वो कम से कम रखे अपने, और अपनी इस वक्त सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। प्लस गवर्नमेंट का ये जो इकदाम है वो अच्छा है कि आप अपनी एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसके अंदर कफ़ायत शादी की तरफ आप जा रही है। प्लस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम मुल्तान की बात करें, आपके बोसन रोड के ऊपर अगर आप जाते हैं तो छुट्टी के टाइम के ऊपर बोसन रोड के ऊपर पैदल चलने की जगह भी नहीं है। तो कुछ हमें अपने आवाम को भी कुछ कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए कि अगर हम 4 बच्चे और 4 बच्चों के लिए 4 गाड़ियाँ निकल रही है तो वो इकट्ठे एक गाड़ी के अंदर मैनेज होकर चल रही है। हमारी मेट्रो चल रही है, लेकिन साथ ही यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की बसेस भी चल रही है। क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों के लिए कोई ऐसे स्टूडेंट कार्ड नहीं बनाए कर दिए जा सकते जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें? तो अगर इस तरह के स्टेप्स लेके तो जो ये हमारा इस स्कीम है कफ़ायत शादी की, ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के अंदर आ जाएगी और हमें इससे ज़्यादा दूरदस्त नताइज मिलेगी। गुफ्तगू में हम लोग थोड़ा सा पहले ये बात कर रहे थे कि हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। अगर अब ब्रेंट ऑयल की प्राइस बढ़ती है, महंगा तेल हुकूमत ख़रीदती है, तो उसको पास ऑन लामहला तौर पर आवाम पर करना पड़ेगा। अब ये जो राशनिंग की जा रही है, ये बांट के दिया जाएगा पेट्रोल, फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं यानी कि हाई ऑक्टेन, उसकी प्राइस बढ़ा देना, ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से एज एन इकोनॉमिस्ट, आपको लगता है कि ये ठीक स्टेप लिए जा रहे हैं? इससे कुछ ना कुछ हुकूमत टाइम बाय कर लेगी, और जो फिर हम देखने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है, उसमें फिर अगर हम लोग कुछ अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, पीस अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही हाईलाइट की है कि अल्टीमेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं,
जो सोशल इम्पैक्ट डाल रहे होते। तो अगर ये बेसिकली इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने फ्यूल नहीं देना, गवर्नमेंट थोड़े से काम को इस तरह मुश्किल करती है ताकि लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हो कफ़ायत शादी की तरफ। तो ये जो स्टेप्स ले रहे हैं इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा जो कि बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म की जो बात कर रहे थे, जहाँ पर मैंने आपको टोका कि जैसे आप कह रहे थे कि रिन्यूएबल हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमें सोलर पावर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा लॉन्ग टर्म प्लान भी ज़रा बता दें। और इकॉनमी को जो स्टूडेंटों को, जब पाकिस्तान की इकॉनमी को पढ़ेगा तो वो यही पढ़ेगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या करने की ज़रूरत है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर ना देखिए, सबसे पहले तो हमें तो ना अपने जो मॉडर्न है इकॉनमी का वो है इम्पोर्ट ओरिएंटेड, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे ही कोई भी कंट्री का इम्पैक्ट आता है तो हम हर कंट्री से कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं और हम पाकिस्तान फौरी तौर पर उस इफेक्टिव इसमें आ जाता है। जस्ट लाइक यूएस टैरिफ लगा तो हम इफेक्ट हो गए, मिडिल ईस्ट के अंदर वार है हम इफेक्ट हो गए। तो हमें अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना मजबूत करना चाहिए कि अगर कोई हमारे मुल्क से बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका पाकिस्तान डायरेक्ट इफेक्ट ही ना हो सके। तो एक तो ये करना चाहिए। बाकी दूसरा हमारा ये कि जो सी पैक है पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी नेमत है सी पैक, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती है ट्रेड के, कि अब जस्ट लाइक कि हमारा सी रूट वो एक रिस्क पर है, तो इस वक्त हम वन रोड वन बेल्ट को यूज़ कर सकते थे और अपना जो सेंट्रल एशिया है उसकी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते थे, यूरोप तक हम जा सकते थे। तो लॉन्ग रन के अंदर हमें अपनी जियो पोलिटिकल जो लोकेशन है उसको फोकस करना चाहिए। अपना जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। अपनी हमें ऐसे रूल एंड रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें। मोहम्मद शेख साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह शेख साहब ने बात की कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं कि हम पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करें। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत का साथ दें, हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिस तरह हम स्मार्ट लॉकडाउन का सुन रहे हैं, उस पर अमल करें। ये नहीं कि हम अब कानून की खिलाफ वर्जी भी करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जाएँ और फिर एक्सपेक्ट करें कि हमारे लिए बेहतर भी चीज़ें की जाएंगी। इसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की जो शेख साहब बात करें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिल आखिर करनी पड़ेंगी अगर हम पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं। और वो जो स्टेबिलिटी हमने अचीव करी थी उसके बाद जो हम ग्रोथ का साइकिल देख रहे थे ताकि हम उस तक दोबारा पहुँच सकें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि ये जो हालिया जंग चल रही है और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे क्या हो रहा है, आम जो शहरी है उसकी जेब पर कितना बोझ बढ़ गया है। हमने बात की आम पब्लिक से, हमने बात की इकनॉमिस्ट से। इस वक्त हमारे साथ इस खित्ते के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अकबर राना साहब। इनसे ज़रा जान लेते हैं कि बिज़नेसमैन इससे किस तरह सफ़र कर रहा है और इससे निकलना अब हमने किस तरह है, और आम आवाम को ये क्या मशवरा देंगे, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में किस तरह अपना जो है वो गुजारा करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू जी। जनाब, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, हमारे बॉर्डर पे बिल्कुल जंग हो रही है, मिज़ाइल वहाँ चल रहे हैं, हीट हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, इसका ज़रा बताइएगा कि एक बिज़नेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह सफ़र कर रहा है इससे? जो हमारी करंट अभी ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसका जो इम्पेक्ट है वो बराह रास्त जो है ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे तो है ही है, बट जो हमारे ये छोटे जो बिज़नेस तबका के लोग हैं या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके भी इनको भी बड़ी बुरी तरह से इनके ऊपर नेगेटिव जो है ना वो असरात उसके मुरतब हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो फ्यूल के जो क्राइसिस हैं, फ्यूल के क्राइसिस की वजह से ओवरऑल आपकी जो एक कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उनकी मैन्युफैक्चरर्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इतनी बूस्ट कर गई है कि वो मार्केट में रेट को कम्पीट ही नहीं कर सक रहा। बिल्कुल। अब जिसकी वजह से अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहा और वो एक ट्रेड जो डेफिसिट है, अब वो उसकी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उससे वो ओवरऑल उसका जो फर्दर एक्सपेंशन जो प्लान थे, जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, वो रुक गई। और हुकूमत भी तो चाह रही थी कि अब हम इंपोर्ट लेड इकोनॉमी से निकल कर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जाएं और हम बेच कर जो है वो ज़र मुबादला कमाएं। देखिए, हमारे पास जो छोटे तबका है वो कैसे हिट हुआ है। अब हमारा 6 बिलियन से अबव जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं और उनका जो ज़र मुबादला है अब वो पाकिस्तान में आ रहा है, रेमिटेंसेस वो भेज रहे हैं। उससे क्या है कि हमारे छोटे दुकानदार हैं, ये जो हमारी जो इकानमी का ये जो पहिया चल रहा है, जो लोगों का पैसा सर्कुलेशन में आता था वो रुक गया, जिससे हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो तो बेचारे वो खाली हाथ बैठने पे मजबूर हो गए। वो एक सर्वाइवल की जंग
चढ़ पड़ी है ना, अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब उसमें इस सारी सिचुएशंस में अमन की तरफ जैसे पाकिस्तान का ये एक बड़ा रोल रहा है कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको हल किया जाए। बिल्कुल। तो ये जब ये डिप्लोमेटिकली ये हल होगा तो ये पूरे खिते ना के ये पाकिस्तान के लिए तो है ही है, ओवरऑल पूरे खिते के लिए जंग तो देखें कभी फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा जनाब ये समझना चाहूँगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, इवेंचुअली जो क़ुव्वत ख़रीद थी पहले ही लोगों की, क़ुव्वत ख़रीद से मुराद नाज़रीन कि हमारी जो ख़रीदने की शक्कत है, यानी कि चीज़ें ख़रीद जिन पैसों से हम ख़रीद सकते हैं वो नहीं है हमारे पास, वो हमारी पहले ही कम है। तो एक इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसका मुकाबला आम आवाम किस तरह कर सकती है और इंडस्ट्रीज़ पर उसका किस तरह असर पड़ेगा? इवेंचुअली तो फिर मिलें बंद होना शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी अगर ये जंग जो है वो तूल पकड़ती है तो। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा है। अब ये जंग अगर ये तूल पकड़ती है तो अब उसका इम्पैक्ट जब इंडस्ट्री अफोर्ड ही नहीं कर सकेगी बिजनेस, तो उससे क्या होगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा तूफान आएगा विद इन पाकिस्तान। नेशनल लेवल पे अब इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकेगा, उससे फर्दर लोगों की वो जो क़ुव्वत ख़रीद है या लोगों के पास जो छोटे छोटे वो दिहाड़ीदार तबका है, जो मतलब अनस्किल्ड लेबर्स है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और पूरी सूरत हाल को देखते हुए स्टेट बैंक का क्या किरदार है? उसको शरह सूद को इस वक्त 10.5% पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रही है तो बढ़ाना चाहिए शरह सूद? देखिए, इसमें शरह सूद तो डेफिनेटली जो है ना, जो अभी आजकल जो जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है उसमें सर्वाइवल ही नहीं है। अब बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है, जब बैंक्स के पास पैसा होगा ही नहीं, देखें वो छोटे जो कारोबारी तबका है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे चलेंगे? वो देखें ऑलरेडी वो बैंक्स बड़ी सर्वाइवल के ऊपर हैं। अब जब इस तरह के सूरत हाल में जब आपके पास रेमिटेंसेज नहीं होंगे, बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा, अब शरह सूद भी अगर वो बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वो पहले ही इंडस्ट्रियल लिस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। तो वो इसका तो हल अभी तो जो ओवरऑल जो मैं कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री लिस्ट हैं, वो अपनी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो हम लोकली जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ें, इंपोर्ट्स हम नहीं जो कर सक रहे, उसको अभी पहले लोकल लेवल पे अपना वो स्ट्रांग करें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, जो छोटे तबका कार हैं, वो लोग इससे फ्रूटफुल हों। अच्छा, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम अभी पास ऑन नहीं करेंगे, जो इम्पोर्ट जो कॉस्ट ऑफ हमारी फ्यूल है वो आम पब्लिक पे पास ऑन नहीं करेंगे, कुछ डिजिटली हम लोग राशन करने का हुकूमत जो है वो सोच रही है, उसकी बातें हम सुन रहे हैं, और जो हाई ऑक्टेन है उसकी प्राइस बढ़ाएगी। आपको लगता है कि ये सही स्टेप्स हैं और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, डेफिनेटली ये जैसे हाई ऑक्टेन की प्राइसेस बढ़ाई हैं, इससे ये बेनिफिट तो होगा कि जी आपका जो फ्यूल अभी नहीं आ सकता। देखिए, आपकी इंपोर्ट्स जो आप लेके आ रहे थे, अब ये स्टेट ऑफ हार्मस के बंद होने की वजह से अब आप डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया। अब जब फ्यूल नहीं आ रहा तो आपके पास जो रिजर्व्स है फ्यूल का, उससे आपने गुजारा करना है। तो इसको ये तो कंट्रोल मेजर्स हैं गवर्नमेंट के कि जी आप हाई ऑक्टेन की प्राइसेस बढ़ा दें कि जी वो जो अमीर तबका है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो उसको नहीं लेगा। बट दूसरी तरफ आप देखें कि जी ओवरऑल आपके पास सॉल्यूशंस क्या है, जो आवाम सोल्यूशन क्या, हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए? बज़ाहिर ऑन पेपर तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो अच्छे सही लग रहे हैं कि हुकूमत जो है वो क्योंकि अगर आप चीज़ ख़रीद ही महंगी रहे हैं तो फिर पास ऑन तो हुकूमत को लामहला तौर पर करना पड़ेगा। तो उस तरह के जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छे स्टेप्स लग रहे हैं। ऑफ कोर्स वो स्टेप लग रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उसका कंट्रोल मेजर्स जब तक नहीं होंगे। आप कहते हैं कि जी आप ये फ्यूल जो है, ये फ्यूल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, तो वो नहीं बढ़ाएंगे तो वो बाकी जो आवाम है उसको जो है ना वो इम्पैक्ट, उसको कैसे वो बूस्टअप होगा? उसको जब रोज़गार नहीं होगा, जब उसको पहले ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अब कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, इसमें हुकूमत ने एक और भी तो फैसला किया है कि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, यानी कि जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो बिजनेसेस उस तरह बंद रहेंगे। अच्छा, इसमें ज़रा बताइएगा कि एक तरह से तो ये ठीक लगता है कि यार फ्यूल की कॉस्ट को जो है वो कम किया जाएगा, लेकिन वहीं पर जो जुम्मा हफ्ता इतवार है वो पीक डेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, उसमें बिजनेसमैन ने इसी दिनों में थ्राइव करना होता है, तो वो तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा एक बिजनेसमैन पर। नहीं, देखें, स्मार्ट लॉकडाउन ये ओवरऑल जब अपने इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ये बड़ा एक अहम स्टेप है गवर्नमेंट का, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा और उसको हम एक फ्रूटफुल तरीके से आवाम को के अंदर अवेयरनेस होगी कि जी इसका इम्पैक्ट क्या है, हम फ्यूल
कैसे सेव कर सकते हैं। इस टाइम है कि हमें मतलब हमारे क्रिटिकल ऑपरेशंस जो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, वो चलाने के लिए आपका देखें पावर की जो कास्ट है उसको सेव करना है, आपने ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट है उसको कम करना है। वो अब अगर ये रिज़र्व भी हमारे ये फ्यूल के अगर ये डिप्लीट हो गए तो फिर हमें वो जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो फिर तो हम ये जो डेली का रूटीन की जो काम करें वो भी नहीं हो सकेगा। जनाब मुश्किलात तो हैं, लेकिन इवेंचुअली हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और इस वक्त जो पाकिस्तान जिस तरह के स्टेप्स ले रहा है बिल्कुल सेंटर स्टेज पे और चाह रहा है कि डिप्लोमेटिकली सारे सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए और उसको लीड कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि अमन की तरफ हम जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आवाम को ज़रा कोई होप दें कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह पहले हमने हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने पीक स्टेबिलिटी अचीव की थी, अब हमने उसका फ़ायदा उठाना था। तो मैं चाहूँगा एज ए बिजनेसमैन भी आप कुछ ना कुछ हमें बताएं कि आगे कुछ होप है, हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से हमारी हुकूमत ये एक कोशिश कर रही है और हमेशा ही हम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ गए हैं और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह रहा है। ये पाकिस्तान की जो कोशिश इंशाल्लाह रंग ले आएंगी और इसमें पेशेंस जो है ना आवाम का, बिजनेसमैन का, ये एक क्रिटिकल एक सिचुएशंस है। इस पे हमें एक पेशेंस के साथ एक अपना एक ट्रस्ट लेवल गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करें और इसकी ये सिचुएशंस गुजर जाएगी। और इसमें देखिए जहाँ पे ये इस तरह के क्राइसिस आते हैं वहाँ पे इनोवेशंस भी आती हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। अच्छा जनाब, अपॉर्चुनिटी की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है ना कि जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आती है तो वो जो स्टॉक करने वाले लोग होते हैं, जो मुनाफाखोर हजरात होते हैं, वो आवाम की मुश्किलात का फ़ायदा उठाते हैं और फिर महंगे दामों चीज़ों को बेचते हैं। फ्यूल की हो सकता है कि इसको जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया जाए, या दीगर इस तरह की चीज़ों को हमने कोविड में भी देखा था, जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी उनको लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था। देखिए बात ये है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ का है पर्पज़ है कि बिज़नेस के सॉल्यूशंस, कि आपका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर आपकी बढ़ रही है, देखिए आप ये दिस इज़ नॉट सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जी आप प्राइसेस बढ़ा दें, उससे तो क्राइसिस और बढ़ेगा। अब जहाँ मैंने पेशेंस की बात की वो यही है कि आप इसको जितना ज़्यादा ईज़ करें। अब देखें, आप एक इंडस्ट्रीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, उसका काम होता है कि अपने एम्प्लॉइज़ को, अब जैसे कोविड था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अपने एम्प्लॉइज़ को रिलीफ दिया, उसको वर्क फ्रॉम होम दिया, उनको जो है ना वो उनकी जॉब्स को कंटिन्यूटी रखा। तो इसी तरह से अब ये भी क्राइसिस है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अफोर्ड नहीं कर सक रहा उसकी, वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ वो सोशल बॉन्डिंग करें, उनको ट्रस्ट दें, उनको कॉन्फिडेंस दें और इस सारी सिचुएशंस में वो एम्प्लॉई एक एफिशिएंट जो वर्क करके वो उनकी कास्ट को सेव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चेंज भी आती है। आपने कोविड के दिनों में देखा सारे बिजनेस ठप हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई, बट जब डिजिटली आए तो उसमें अब इसमें भी इसी तरह से जहाँ पे थ्रेट्स होते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नाजरीन, जैसे जनाब कह रहे हैं कि जो इस तरह की क्राइसिस की सूरत हाल होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी मौजूद होती है। जैसे इकोनॉमिस्ट ने बात की थी उसी तरह जनाब ने भी यही बात की कि हमने हुकूमत का साथ देना है, हमने उनके बनाए गए रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो करना है और जो पेशेंस है उसका मुजाहरा करना है, सब्र करना है और इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ये जो पाकिस्तान जो लीड कर रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उसका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अभी नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो जंग की जो सूरत हाल है, जंग हो रही है हमारे हमसाया मुल्क में, उसका इम्पैक्ट मुल्तान में रहने वाले आम शहरी पर क्या हो रहा है। हमने बात की इकोनॉमिस्ट से, हमने बात की इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, उन्होंने बताया कि मौशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आम आवाम का मौक़िफ़ भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि अब मज़ीद महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सारी सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या होता है वो भी जान लेते हैं। हमारे माशरे में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियाँ प्रेवलेंट हैं और अलमिया ये है कि इस तरह की बीमारियों को हम बीमारी समझते भी नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, जो कि बड़े मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब ये बताइएगा कि जब इस तरह की आप नेगेटिव ख़बरें सुन रहे होते हैं या आप देख रहे होते हैं कि आगे अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होगा, अभी हालात इतने ख़राब हैं, मौशी सूरत हाल हम सब की ख़राब है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ रहा होता है?
دیکھیں یہ جو ہم معاشرے میں غیر یقینی صورتحال ہے کہ جنگ کب تک رہتی ہے اور کتنے لمبا عرصہ چلتی ہے، اس کے دو قسم کے اثرات ہمارے معاشرے میں پڑتے ہیں. نمبر ایک تو ہے کہ معاشی اثرات ہیں، یہ ہماری معیشت کمزور ہوتی ہے، لوگوں کے روزگار متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کے اکنامکس متاثر ہوتی ہے، اوور آل کنٹری کی اکنامکس متاثر ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو یہ جو ذہنی صحت ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ جب یہ غیر یقینی صورتحال ہمارے سب کانشیس سے ان کانشیس کی طرف موو کرتی ہے تو یہ ہمارے پیٹرن آف لائف کو چینج کرتی ہے. مثلا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں اخراجات کرنے سے، ہم خوش رہنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں خوش رہنے کی، انجوائے کرنے کی، شاپنگ کرنے کی اور پارکوں میں جانے کی، اس کو ہم جنگ کے دوران ریڈیوس کر دیتے ہیں. تو ہم خوش رہنا بھول جاتے ہیں بیسیکلی. جب ہم خوش رہنا بھول جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت متاثر ہو گئی ہے، اور جب آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوگی تو آپ کی پرفارمنس پر اثر پڑے گا، آپ کے ریلیشنز پہ اثر پڑے گا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ نارمل بیہیو نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے جو امراض ہیں جس میں انگزائٹی، ڈپریشن اور دیگر جو ذہنی امراض ہیں اس میں بھی مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں انزائٹی جو ہے بنیادی طور پہ مستقبل کا خوف ہے ایک. تو اگر ایک آدمی کوئی جاب سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، بزنس سٹیک پہ لگا ہوا ہے تو یقیناً وہ انزائٹی کا شکار ہوگا، اور اگر وہ ایک ٹرامے سے گزر چکا ہے تو پھر ڈپریشن فیز میں چلا جائے گا. اور اگر کوئی آلریڈی ڈپریشن کے فیز سے گزر رہا ہے، ڈپریشن کے ایپیسوڈز آ رہے ہیں یا انزائٹی کے ایپیسوڈ اس کو آ رہے ہیں، یا ٹرامیٹک ایونٹ سے گزرا ہوا ہے، یا بائی پولر ڈس آرڈر سے گزرا ہوا ہے، کسی بھی ذہنی صحت کے عارضے سے گزرا ہوا ہے، تو یہ غیر یقینی صورتحال اس کو انہینس کرے گی، اس کی ذہنی بیماری کو انہینس کرے گی، کم نہیں کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی مسائل کا شکار ہیں یا جو لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں وہ اس جنگ کی کیفیت سے نکلنے کے اندر میں بہت مشکل محسوس کریں گے، اور پھر جو ان کی معاشی حالت ہے یا ان کی رہن سہن ہے وہ افیکٹ ہوگا. اچھا، یہ تو وہ ہو گئی نا کہ آپ نے بتایا کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی مرض ہے تو وہ ٹریگر کر سکتی ہے یہ چیز. جو ہیلدی لوگ ہیں لیکن معاشی صورتحال تو خراب ہو رہی ہے تو ان کے ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں فار ایگزامپل آپ سمپل لے لیں کہ اگر جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو روڈ جو ہیں وہ سنسان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جو آمد و رفت کے مسائل ختم ہو گئے یا آمد و رفت کی ضرورت ختم ہو گئی. لوگوں نے اپنی آمد و رفت کو محدود کر لیا ہے، لوگوں نے اپنی آمد و رفت کو شارٹ کر لیا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ضرور آئے گا. یا وہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا، آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یا وہ ایسی جگہ پہ جاب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ پٹرول کم خرچ ہو جہاں پہ، تو اس کی اکنامک جو حیثیت ہے اس کے اوپر فرق آئے گا. اور اگر کسی کی شخص کی معاشی حالت پہ فرق پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہنی صحت پہ اثر پڑے گا، اس کے ریلیشنز پہ اثر پڑے گا، اور اس کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. اچھا، اس میں اگر کسی شخص کے بارے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے تو پھر جو ارد گرد کے لوگ ہیں، فیملی ہیں، فرینڈز ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آئے دن انفارچونیٹلی ہم اس طرح کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے فلاں شخص نے خودکشی کر لی یا اپنا بھی قتل کر دیا، اپنی خودکشی بھی کی اور فیملی کا بھی قتل کر دیا. تو اس طرح کی صورتحال بھی تو پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ بنیادی طور پہ جو گھر کے افراد ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو چاہیے کہ حالت جنگ کے دوران اگر ان کا کمانے والا صحیح طور پہ نہیں کما رہا ہے یا کم کما رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے، نہ کہ پریشرائز کرے. کہ اگر ضروریات زندگی اس کی پوری وہ نہیں کر رہا گھر کی، تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کو ریڈیوس کریں اور اس کو حوصلہ دیں اور اس کو بتائیں کہ یہ جب جنگ ختم ہوگی ہم یہ کر لیں گے، ہم نے کپڑے بنانے ہیں، ہم جنگ کے بعد بنا لیں گے. اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ پرسکون رہیں. اگر گھر کا کمانے والا پرسکون رہے گا گھر چلتا رہے گا. اگر یہی برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اس کو فالج کا مرض ہو جاتا ہے، یہ پینک اٹیکس میں چلا جاتا ہے اور یہ جاب چھوڑ جاتی ہے یا اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، تو پھر بھی تو گھر والے سفر کریں گے. تو بہتر ہے کہ فیملی ممبرز، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ اپنے کمانے والے فرد کو سپورٹ کریں.
ना कि उसको प्रेशराइज ना कि उसको प्रेशराइज करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली और जी। फ्रेंड्स का। अच्छा ये बताइएगा कि जो इस तरह की सूरत हाल होती है तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, बढ़ा चढ़ा के बात जो है वो बताई जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये जो नेगेटिव खबरें, आप 24 घंटे नेगेटिव खबरें सुन रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है और इसका मुकाबला आपने किस तरह करना है? एक तो इनफरादी तौर पर बता दीजिएगा, दूसरा आपने फैमिली और फ्रेंड्स का रोल तो बता दिया, इनफरादी तौर पर इंसान को क्या करना है? देखिए ये भी आपने स्ट्रेटजी के हवाले से बड़ा खूबसूरत सवाल है कि अगर हालत जंग हो तो आपने किस किस्म की खबर पर रिलाय करना है, किस किस्म की खबर पर रिलाय नहीं करना। मैं आपको पिछले पेंडेमिक की बात बताऊं, जब ये पेंडेमिक था तो बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हमें बुलाया और कहा कि एक स्ट्रेटजी तरतीब दें माहिर नफ्सियात, और ताकि अगर मुल्क में ये फैल जाए तो हमने इससे निपटना कैसे है। तो एक पूरी मीटिंग में जो सबसे अहम बात थी कि सिवाय मेरे किसी बंदे ने मास्क के बगैर कोई नहीं था, मैं मास्क के बगैर था। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये जो आपने 4 रुपए का मास्क लगाया हुआ है ये पेंडेमिक जो कोरोना को नहीं रोकता। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे अंदाज़ा है। और दूसरा ये है कि मैं खौफ नहीं खाता इस हालत जंग से। अगर मैं ही खौफजदा हो गया तो सोसाइटी को कौन कंट्रोल करेगा? तो इसी तरीके से हमें जंग के दौरान खौफजदा नहीं होना, और हर वो खबर जिससे हमें लगे कि हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बदअमनी हो रही है या हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, तो जब तक सरकारी सतह पे कोई ऐलान ना हो हमें उस खबर के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करना। बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल अब सुन रहे हैं ना कि अगर इस तरह की सूरत हाल बढ़ती है तो पेट्रोल की प्राइसेस शायद बढ़ा दी जाएंगी, या इस तरह की जो खबरें सुन रहे हैं तो लामहला तौर पर उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा होता है। अच्छा, कोप अप करने की आपने स्ट्रेटजीज बता दी, इसके अलावा क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो काउच पोटैटोज हो चुके हैं, हम बाहर नहीं निकलते, फैमिली से नहीं मिलते, खेल कूद के मैदान हमारे जो है वो वीरान हो चुके हैं। क्या बाहर निकलना, सोशल गैदरिंग में जाना, मैन इज अ सोशल एनिमल, इसके जरिए भी हम मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको मैं एक कॉल सुनाता हूँ कि एवरी पेंडेमिक हैज़ ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर पेंडेमिक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखती है। इसको आप जंग से रिलेट करें कि हर जंग भी एक ना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो लोगों को चाहिए कि जंग के दौरान या जंग के बाद अपने जहन को दौड़ाएं और देखें कि इस जंग के बाद क्या विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप अपने मुआशी लिहाज से बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें कोई मायूसी वाली कोई बात नहीं है। आप ये देखें, गजा की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे लोग जिंदा हैं और लाइफ को, अभी मैंने देखा है कि 2 बच्चे जो ना गुड़िया का जनाजा उठा के बच्चियाँ 2 जा रही हैं, तो वहाँ लाइफ जिंदा है, लाइफ हर जगह पे जिंदा रहती है। जनाब बहुत ही खूबसूरत आपने एक बात की, मैं इसी में आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि हम बिल्कुल इख्तिताम के प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हैं पड़े, मैं चाहूँगा कि अपना कोई पैगाम भी दे दीजिएगा, क्योंकि होप बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की सिचुएशन में। जब आप चारों तरफ नेगेटिव खबरें सुन रहे हो तो जहाँ से भी आपको ग्लिमर ऑफ होप नज़र आती है, एक लाइट इन द एंड ऑफ द टनल नज़र आती है, तो आपको लगता है कि हाँ जी अभी कुछ उम्मीद जो है वो बाकी है, हालात बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। जिस तरह पाकिस्तान अपना किरदार डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अदा कर रहा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी काविशों में कामयाब हो जाए। देखिए, मैं आवाम से एक गुजारिश करूंगा कि अभी तो ये हमारे पड़ोस में जंग है और हमारे ये जंग हम तक नहीं पहुंची। अल्लाह ना करे ये अगर जंग हम तक पहुंचती है तो फिर भी हमने अमन से पुरसुकून होकर उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और आने वाले हर किस्म के हालात से निपटना है। अगर हम कमज़ोर हो गए, हम नाउमीद हो गए, तो हम आने वाले हालात का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पुरुम्मीद रहेंगे, होपफुल रहेंगे, तो एनर्जेटिक रहेंगे। अगर हम एनर्जेटिक रहेंगे तो हर किस्म के हालात से हम निबर आज़मा हो सकते हैं और हालात को फेस कर सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बात जनाब ने की कि अगर हमारे अंदर होप है और फिर हम एनर्जाइज्ड हैं तो हम किसी भी परेशानी का खंदा पेशानी से मुकाबला कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी जो है वो तंग नहीं करेगी। जैसे जनाब ने बात की, इकोनॉमिस्ट ने भी यही बात की थी, बिजनेसमैन ने भी यही बात की थी कि जिस तरह के भी हालात हों वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लाजमी लेकर आते हैं, तो उसमें हमने अपॉर्चुनिटी को देखना है, उस पर कैपिटलाइज़ करना है और फिर काम करना है। इसी के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है। कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। अब स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है, उस पर अमल करें ताकि हमारे पास जो एनर्जी क्राइसिस है, पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है, उससे हम निपट सकें, उसका हम मुकाबला कर सकें। इसी के साथ जो हुकूमत की तरफ से दीगर आपको बातें बताई जा रही हैं उस पर अमल करना है ताकि हम ये जो परेशानी की सूरत हाल है उसमें से निकल सकें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त।